दोस्तों आज के टाइम में जितना पैसा कमाना जरूरी है ना, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई सही तरीके से पैसे को कैसे मैनेज किया जाए। फिर कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं भी हमको ये स्किल नहीं सिखाया जाता कि भाई कैसे बजट बनाए, अगर टैक्स को समझना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करें, कुछ भी हमको कहीं नहीं सिखाया जाता। आज के टाइम में दोस्तों हम अच्छी सैलरी तो कमा लेते हैं, उसके बावजूद भी मतलब हम कभी फाइनेंशियली टेंशन हमारी ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जिस पे हर हम फाइनेंशियल रिलेटेड टॉपिक पे बात करते हैं दोस्तों। आज हम ये वीडियो में बात करने वाले पर्सनल फाइनेंस के 5 जो सबसे ज़रूरी बातें हैं ना, वो सबको पता होनी चाहिए। फिर चाहे आप स्टूडेंट हो या जॉब करते हो या बिजनेसमैन हो दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर ये जो पर्सनल फाइनेंस के 5 रूल्स है ना, वो आपने फॉलो कर लिए ना, तो आप एक अपना फाइनेंशियली गोल तो अचीव कर पाओगे, पर एक आप टेंशन फ्री फाइनेंशियली शानदार लाइफ भी जी सकोगे दोस्तों। तो आइए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पर्सनल फाइनेंस का सबसे पहला रूल्स जो आप सबने सुना होगा कि भाई स्पेंड लेस देन यू कैन अर्न, मतलब कि आप जितना कमा रहे हो उससे कम खर्चा कीजिए। बात तो सही है दोस्तों, क्योंकि हम अगर जितना कमाएंगे उतना ही खर्चा कर देंगे तो हम क्या बचा पाएंगे? कुछ भी नहीं। मैं भी स्टार्टिंग में यही सोचता था कि भाई पैसे बचाने पे फोकस करो, पर जब मेरे में भी मैच्योरिटी आई ना, तभी मेरे को भी ये एहसास हुआ कि भाई पैसे बचाने पे नहीं, हमको हमारी इनकम बढ़ाने पे फोकस करना चाहिए। एक लाइन तो ये आप सबने सुनी होगी कि पैर उतने ही लंबे करो जितनी चादर है। मैं कहता हूँ दोस्तों, अगर हम चादर जो है उसको ही लंबा कर दे तो अगर आज आप 30,000 रुपये कमाते हो महीने के, तो उसको हम 50,000, 60,000 या 70,000 या 1 लाख पे ले जाने की कोशिश करें तो। क्योंकि पॉइंट ये है दोस्तों कि जो हमारे एक्सपेंसेस है, जो हमारे खर्चे हैं, उसको तो हम एक लिमिट तक ही कंट्रोल कर पाएंगे, उसके बाद उसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों। अगर आज आप महीने के 30,000 कमाते हो दोस्तों, तो आप बचा के कितना बचा पाओगे? 5,000, 10,000 या 15,000, उससे ज़्यादा तो नहीं बचा पाओगे ना दोस्तों, क्योंकि इनकम की कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। जो इनकम है ना, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है दोस्तों। इसीलिए हमको हमारे जो पैसे बचाने हैं ना, उससे ज़्यादा पैसे कमाने पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि पैसे बचाने पे हमारी जो ग्रोथ होती है ना, वो लिमिटेड हो जाती है। हमारी रियल फाइनेंशियल फ्रीडम तभी आएगी दोस्तों कि भाई जब हम हमारी अर्निंग कैपेसिटी है उसको ग्रो करेंगे दोस्तों। तो चलो दोस्तों, इसको हम है ना एक एग्जांपल से समझते हैं कि भाई एक केविन नाम का लड़का है, उसकी मंथली इनकम 30,000 रुपये है। मतलब वो अपने जो एक्सपेंसेस, जो खर्चे हैं ना, उसको कंट्रोल करता है और 20,000 पे लाके रख देता है। तो वो मंथली कितनी सेविंग कर पाएगा? 10,000 रुपये। चलो और भी खर्चे अपने कंट्रोल कर लेता है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सेविंग कर पाएगा? 15,000। अगर वो जो केविन है दोस्तों, वो वीकेंड पे काम कर ले, तो अगर 6 महीने बाद उनकी साइड इनकम 20,000 भी चालू हो गई ना दोस्तों, तो उसकी इनकम मंथली कितनी हो जाएगी? 50,000। तो 10,000 ज़्यादा सेव कर सकता है ना। चलो उनको मतलब वीकेंड पे काम नहीं करना है, तो वो अपनी स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दे और अपनी जो सैलरी है उसको बढ़ाए, तो मतलब 30,000 से 40,000, 40,000 से 50,000 तक ले जाए तो दोस्तों ये जो अमीर लोग होते हैं ना, एक लाइफ में एक बात याद रखना दोस्तों, ये जो करोड़पति लोग होते हैं ना, वो अपनी पैसे बचाने से ज़्यादा पैसे कमाने में मास्टर होता है। तो हमको क्या करना है कि भाई जो अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, उसमें हमको पैसे बचाने से ज़्यादा पैसे इनकम, अपने जो पैसे कमाना, मतलब अपनी इनकम बढ़ाने पे ध्यान देना है। और ये भी हमको ध्यान में रखना है दोस्तों कि जो हमारी मतलब इनकम बढ़ती है ना, तो जो हमारे खर्चे हैं वो उतनी तेज़ी से न बढ़े। अगर आज हम 30,000 कमा रहे हैं और हमारे 20,000 एक्सपेंसेस है, अगर कल हम 40,000 कमाए और हमारे 35,000 एक्सपेंसेस हो गए, तो फिर इनका कोई मतलब नहीं है। और मैं ये भी नहीं कहता हूँ दोस्तों कि भाई लाइफ में खर्चे नहीं करने चाहिए, क्योंकि एक ही लाइफ है, तो मतलब हमारी लाइफस्टाइल को भी इम्प्रूव करना चाहिए, हमारी लाइफ को एंजॉय भी करना है। पर पहले जहाँ हम 15,000 बचा रहे थे, तो आज हम 40,000 कमा रहे हैं, तो 20,000 एटलीस्ट तो बचा सकते हैं ना दोस्तों। पर्सनल फाइनेंस का जो सबसे बड़ा दूसरा रूल्स है ना, वो है इमरजेंसी फंड को बिल्ड करना। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे ही अपनी इनकम स्टार्ट होती है ना, तो फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट के साथ, जैसे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो गया या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो गया। पर क्या इमरजेंसी फंड के लिए म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट सही है? जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट जो है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए है, वो वोलेटाइल होते हैं। और इमरजेंसी फंड हमको जब भी ज़रूरत पड़े ना, तभी रेडी होना चाहिए। अगर हम म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में अगर हमारा इन्वेस्टमेंट रहेगा, तो उसमें हमको लॉस भी हो सकता है और लोन भी लेना पड़ सकता है। इसको हम एक बेटर एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों कि केविन नाम का एक लड़का है, MNC कंपनी में जॉब करता है, अभी उनकी 10,000 की SIP भी स्टार्ट है।
तो हुआ क्या कि भाई उनको उनकी जो एमएनसी कंपनी है उसने ले ऑफ कर दिया, मतलब जॉब से निकाल दिया। तो अभी उनकी इनकम बंद हो जाएगी, तो उनकी एसआईपी भी बंद हो जाएगी, उनका जो रेंट है, ईएमआई है, वो ड्यू होने लगा। तो केविन ने क्या किया कि अपना जो इन्वेस्टमेंट है ना उसको ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। तो उसमें उसको लॉस भी हो सकता है। तो मतलब अगर इमरजेंसी फंड जो उसका है वो एफडी है, सेविंग अकाउंट है, ऐसी जगह होता तो उनको जब भी जरूरत पड़ती तभी वो आसानी से विदाउट एनी लॉस निकाल सकता है। और उनके पास अगर 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड होता दोस्तों, तो वो स्ट्रेस फ्री, मतलब फाइनेंशियली स्ट्रेस फ्री अपनी जिंदगी भी, आगे की लाइफ में भी वो जॉब ढूंढ पाता दोस्तों। तो हमारे पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए दोस्तों, और वो ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कि भाई जब भी हमको जरूरत पड़े तभी हम विदाउट एनी लॉस उनको निकाल सकते। तो जो पर्सनल फाइनेंस का तीसरा रूल्स है ना, वो है कि भाई हमारी जॉब लगते ही हमें मतलब एक हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म प्लान ले लेना चाहिए। टेक्निकली वो अभी हमको प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि अभी हमको जो फाइनेंस मतलब इंश्योरेंस कंपनी होती है उसको पैसे देने पड़ते हैं। अभी हमको इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी हमको उनको पैसे देने पड़ते हैं। तो टेक्निकली वो हमको थोड़ा प्रॉब्लम वाला लगेगा। पर दोस्तों आज की डेट में अगर नॉर्मल सा भी एक्सीडेंट होता है ना, अगर आप 2 से 3 दिन भी हॉस्पिटल में रुकते हो तो 2 से 3 लाख का बिल आना नॉर्मल है दोस्तों। क्योंकि अगर कई कंपनी मतलब उनके एम्प्लॉय को भी प्रोवाइड करती है हेल्थ इंश्योरेंस, तो हमको उसमें ये देखना है कि भाई उसमें क्या कवर होता है और क्या नहीं होता है। मतलब जब भी हमको ज़रूरत पड़ेगी तभी ये प्लान हमको हेल्पफुल होगा कि नहीं होगा दोस्तों। और दूसरा जो है वो है टर्म प्लान। मतलब कि टर्म प्लान हमको इसलिए लेना है नहीं कि इन्वेस्टमेंट के लिए, सिर्फ हमको प्रोटेक्शन के लिए लेना है दोस्तों। टर्म प्लान एक बहुत ही नॉमिनल प्रीमियम में हमको इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, पर ये हमारे एक प्रोटेक्शन के लिए हमको लेना है दोस्तों। तो मतलब हमारे पास मिनिमम 1 करोड़ का तो प्रोटेक्शन होना ही चाहिए। चलो हमारे पे जो डिपेंडेंट है, मतलब हमारे अगर हम सिंगल है तो हमारे मदर फादर हो गए, अगर हम मैरिड है तो हमारा हस्बैंड वाइफ और सन, ये हम पे जो अगर डिपेंडेंट है दोस्तों, तो खुदा ना खास्ता अगर कल भी हमको कुछ हो जाता है तो उनको पीछे से परेशान न होना पड़े। इसलिए हमको एक टर्म प्लान लेना है दोस्तों, और उनका मिनिमम जो मतलब कवर हो 1 करोड़ का होना चाहिए। अगर ये दोनों आपका है तो उसमें आपका कितना कवर है दोस्तों, ये मेरे को कमेंट करके दोस्तों। पर्सनल फाइनेंस का जो 4th नंबर का रूल्स है ना, वो है कि भाई कंपाउंडिंग की पावर को समझो। और ये कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है ना, वो हम सब ने स्कूल में तो पढ़ा ही होगा। और होनेस्टली मैं जो आपको बताऊं ना, तो कि भाई ये जो फॉर्मूला है ना कंपाउंडिंग पावर वाला, वो उनकी वैल्यू मेरे को भी बहुत सालों बाद पता चली है। और आइए अभी अब एक हम सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं कि भाई कंपाउंडिंग पावर एक्चुअली में काम कैसे करता है दोस्तों। एक मतलब केविन और रवि नाम का लड़का है, दोनों फ्रेंड है, और दोनों की 25 ईयर की एज में जॉब लग जाती हो और उनको 60 की ईयर में रिटायर होना है। तो उनको क्या करना है कि भाई अपने एक रिटायरमेंट कॉर्पस भी इकट्ठा करना है। पर जॉब जब उनकी जॉब लगती है ना दोस्तों, तभी रवि का जो फोकस होता है ना वो इन्वेस्टमेंट पे होता है, और केविन का जो फोकस होता है ना तभी इन्वेस्टमेंट पे नहीं होता है। तो केविन क्या करता है कि भाई अपनी 35 ईयर की एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है, और रवि जैसे ही अपनी जॉब लग जाती है ना, वैसे 25 ईयर की एज में जो मतलब इन्वेस्टमेंट अपना म्यूचुअल फंड में एसआईपी में स्टार्ट कर देता है दोस्तों। तो अभी कितना डिफरेंस रहेगा ना, ये आप स्क्रीन पे देखिए दोस्तों। ये केविन और रवि जो है ना वो दोनों फ्रेंड है, और दोनों की जो जॉब है ना वो 25 की एज में लग जाती। पर ये केविन जो लड़का है ना वो थोड़ा लेजी लड़का है। मतलब वो सोचता रहता है कि मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा, मैं स्टार्ट करूंगा, ऐसे ही सोचता रहता है और अपने पैसे वेस्ट करता रहता है। पर ये रवि जो है ना वो स्मार्ट लड़का है। उसने क्या किया कि उसकी जैसे ही जॉब लगी ना, उसने अपना इन्वेस्टमेंट 25 की एज में ही स्टार्ट कर दिया। पर केविन ने कब किया? 35 की एज में। मतलब अभी हम कैलकुलेशन के साथ देखते हैं कि भाई ये जो केविन है ना, दोनों की मतलब सेम 20,000 की एसआईपी रखते हैं। एक्सपेक्टेड जो रिटर्न रखते हैं वो 12% जो मिनिमम रिटर्न है वही रखते हैं। तो ये जो केविन है उनका जब रिटायर होगा तभी कितने साल तक वो इन्वेस्ट कर पाएगा? सिर्फ 25 ईयर तक। तो मतलब इनका टेन्योर हम 25 ईयर पकड़ते हैं, मतलब 20,000 की एसआईपी 12% रिटर्न, और 25 ईयर के लिए केविन इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि उनकी 35 ईयर की एज में वो स्टार्ट करता है। तो उनका रिटायरमेंट कॉर्पस कितना होगा? 3,79 लाख दोस्तों। और रवि जो है उसकी जैसी जॉब लगी ना, उसने अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया कि भाई मेरे को अभी ही सही कर देना है। तो उसने तब से 20,000 की एसआईपी स्टार्ट कर दी। 12% रिटर्न उनको मिल रहा है। 35 ईयर तक वो एसआईपी करता है, मतलब कि 25 से लेकर 60 तक, मतलब 35 ईयर का टेन्योर रहा उसका। तो जो वो टेन्योर है ना, उसमें उनका रिटायरमेंट कॉर्पस कितना बनेगा? 12,99 लाख।
तो आप डिफरेंस देख सकते हो दोस्तों कि अगर 10 साल ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से उनको कितना ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। इनका 3 करोड़ हो रहा है, उनका 12 करोड़ 99 लाख, मतलब ऑलमोस्ट 13 करोड़ जितना रुपया बन रहा है 35 ईयर में। अगर 10 साल ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको कितना डिफरेंस बनता है दोस्तों। इसी को ही बोलते हैं कंपाउंडिंग, मतलब पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो हम जितना ही जल्दी दोस्तों हमारी लाइफ में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे ना, उतना ज़्यादा हमको बेनिफिट मिलेगा इसमें। ये भी ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि भाई अपनी जब अच्छी सैलरी हो तभी हम हमारा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। अब 500 रुपये से भी स्टार्ट करो, अपनी एक हैबिट बनाओ इन्वेस्टमेंट की। मतलब जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती जाए हम हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ा भी सकते हैं दोस्तों। पर्सनल फाइनेंस का जो 5th नंबर का रूल्स है ना, वो है बजट बनाना, मतलब कि अपने खर्चे को ट्रैक करना। मतलब आजकल हम पैसे तो कमाते हैं पर कहाँ खर्च होता है वही हमको पता नहीं होता। आज हम 40,000 रुपये भी अगर महीने के कमाते हैं तो मंथ एंड में हमारे हाथ में 2,000 भी नहीं बचता है। अच्छा, मेट्रो सिटी में जो लोग 1-1 लाख रुपए की सैलरी होती है, 1-1 लाख रुपए मंथली कमाते हैं, तो वो मंथ एंड में 10,000 रुपये भी नहीं बचा पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने खर्च जो होते हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो ट्रैक नहीं कर पाते कि भाई कहाँ वो खर्च कर रहे हैं, कहाँ ओवर स्पेंडिंग हो रहा है, वो उनको पता ही नहीं होता है दोस्तों। इसलिए उनको कहाँ खर्च कम करना है वो भी पता नहीं चलता है। बजट बनाने से ये हमको पता चलता है दोस्तों। बजट हमें इसलिए नहीं बनाना चाहिए कि भाई खर्चे भी हम कम करें, बजट हम इसलिए भी बना सकते हैं कि भाई हम अपने सपनों तक पहुंच सके। बजट बनाना एक बोरिंग चीज़ है दोस्तों, बोरिंग हो सकता है, पर ये जो है ना, ये पर्सनल फाइनेंस का एक फाउंडेशन सेट करता है दोस्तों। तो इसीलिए हमको बजट बनाना चाहिए, जिससे हमको पता चलता है कि भाई हमारी मंथली स्पेंडिंग कहाँ हो रही है, ओवर स्पेंडिंग कहाँ हो रही है, कहाँ हम खर्च कम कर सकते हैं, ये सब हमको पता चलता है। और आई होप कि भाई ये जो 5 मैंने आपको पर्सनल फाइनेंस के रूल्स बताए वो आपको समझ में आए होंगे दोस्तों, और मेरा वीडियो भी आपको अच्छा लगा हो दोस्तों। अगर जो आपको मेरा वीडियो भी अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।